हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे बिहार फार्मासिस्ट के लिए ये जो हमारा सिलेक्शन वाला सीरीज है, ठीक है। सिलेक्शन वाली जो क्लास है जिसको हमने नाम रखा है भरोसा। भरोसा अपने आप में बहुत बड़ा टर्म होता है बेटा, ठीक है, कि अपने आप पर भरोसा करो। सबसे जरूरी चीज क्या है? अपने आप पर भरोसा करो। जिस दिन आपने अपने आप पे भरोसा कर लिया ना, उस दिन तो एग्जाम आपका निकल ही जाना है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे जो हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसका ये पार्ट 1 रहने वाला है। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सभी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्योंकि आपके पास जो समय है वो बहुत लिमिटेड है और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है प्रॉपरली। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि एमसीक्यू की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर पूछा गया है क्लोजनेस ऑफ द ट्रू वैल्यू टू द ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। ये हमारी जो ट्रू वैल्यू होती है, अपना कोई भी ट्रू वैल्यू का मतलब समझते हो भाई? अपना आइडियल, ठीक है, जो अपना आराध्य होता है, जो आइडियल होता है हमारा, उससे कंपैरिजन अगर किया जाता है तो ट्रू वैल्यू जो है, इसको और क्या बोल सकते हैं भाई? इसको रेफरेंस वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है। इसको गिवन वैल्यू बोल सकते हो आप, इसको इसको स्टैंडर्ड वैल्यू बोल सकते हो। इसका जब कंपैरिजन होता है हमारे ऑब्जर्व वैल्यू से, ऑब्जर्व वैल्यू को क्या बोल सकते हैं भाई? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोल सकते हो, उसको मेजर्ड वैल्यू बोल सकते हैं आप, रीडिंग बोल सकते हो, ये सब चीजें आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जब आपकी ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का कंपैरिजन होता है तो उसको क्या कहते हैं हम? उसको बेटा हम बोलते हैं एक्यूरेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एक्यूरेसी कहा जाता है। उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? एक्यूरेसी कहलाता है, ठीक है। अब बात जो होती है बेटा, प्रेसिजन क्या होता है? देखो, अपने आप से कंपैरिजन होता है, जो ऑब्जर्व वैल्यू का कंपैरिजन होता है, जो हमारा रिजल्ट आता है, जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है उनका जो इंटरनल कंपैरिजन होता है, उनको क्या कहते हैं हम? उनको साहब प्रेसिजन बोलते हैं भाई। आपका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का जो कंपैरिजन होता है वो क्या कहलाता है? हमारा प्रेसिजन कहलाता है। प्रेसिजन को हम बोल सकते हैं रिपीटेबिलिटी। क्या बोलते हैं? रिपीटेबिलिटी भैया, हम रिपीट कर सकते हैं। और उसको बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी बोल सकते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो वर्ड होता है ये डिफरेंट टाइम पर होता है भाई। आपका पहले दिन का रिजल्ट, फिर दूसरे दिन का रिजल्ट, थर्ड डे का रिजल्ट, ये कहलाता है हमारा, ये जो होता है ये हमारा कहलाता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। और एक ही दिन का कंपैरिजन, स्मॉल इंटरवल के लिए जो आप कंपैरिजन करते हो वो रिपीटेबिलिटी कहलाता है। दोनों चीजें किससे इंडिकेट होती है? हमारे प्रेसिजन से इंडिकेट होती है, ध्यान रखना है। रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। जैसे एग्जाम में पूछा उसने आपसे कि भाई आपका जो रिजल्ट है उसकी जो एक्यूरेसी है, करेक्टनेस किस पे डिपेंड करता है? रिजल्ट का करेक्टनेस किस पे डिपेंड करता है? तो वो एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। करेक्टनेस किस पे डिपेंड करता है? एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। आपसे पूछा रिपीटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी का मतलब स्मॉल इंटरवल में रिपीट करना है आपको, सेम डे रिपीट करना है, तो वो आपका प्रिसीजन। और अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट डे में रिपीट करना है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में रिपीट करना है, दैट इज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ठीक है। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी को इंडिकेट करता है हमारा प्रिसीजन, और करेक्टनेस को इंडिकेट करती है एक्यूरेसी। एक दिन एग्जाम में छपेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और कई बार प्रोसीजर में दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएगा, रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। और मान लो आपको बेटा बोथ ऑप्शन ना मिले तो फिर क्या करना? रिप्रोड्यूसिबिलिटी को मोर करेक्ट कर देना, और अगर बोथ मिलता है तो बोथ को करेक्ट कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में आ चुका है, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में आ चुका है कि प्रिसीजन किसको इंडिकेट करता है? आपकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी को इंडिकेट करता है, रिपीटेबिलिटी को इंडिकेट करता है, एक्यूरेसी किसको इंडिकेट करती है? हमारे करेक्टनेस को इंडिकेट करती है। तो फिर ये किसको इंडिकेट करते हैं? रिवर्सनेस। रिवर्सनेस को अगर हम बोले तो ये कहलाता है लचीलापन। लचीलापन मान समझते हो? कोई मेथड ऐसी है बेटा कि थोड़ा बहुत चेंज होता है तो वो एडजस्ट हो जाती है। अपन बोलते ना कि वो इंसान बहुत अच्छा है, कैसे भी माहौल में एडजस्ट कर जाता है। तो हमारी जो मेथड्स है ना उनमें रिवर्सनेस होना चाहिए भाई, वो एडजस्ट कर लेना चाहिए, वो रिवर्सनेस कहलाता है। लचीलापन, थोड़ा सा रिलीवनेस भी होना चाहिए। रिलीवनेस मतलब आपकी कठोरता,
ये भी होना चाहिए। ऐसा ना हो थोड़ा किसी ने कहा और उसकी बात मान ली, थोड़ा इन्वायरमेंटल कुछ चेंज हुआ और हमारा रिजल्ट अफेक्ट हो जाए, तो हमारे लिए दोनों जरूरी है। लचीलापन भी जरूरी है बेटा, ठीक है, रिवर्सनेस भी जरूरी होती है, रिजिडनेस भी जरूरी है, थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग भी तो बनना है, किसी को मना करते भी तो आना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये सब हमारे एनालिसिस मेथड की जरूरत है। आपके भाई फार्मेसी में कोई भी काम करो, जिंदगी में जरूरत है बेटा। आज अगर टेस्ट लगाते हो तो हर टेस्ट में अगर आपके 99 आ रहे हैं, ये रिपीट करते चले जा रहे हो, तो वो प्रेसिजन है। मान लो आपके टेस्ट के टोटल मार्क्स 120 है और आप 190 लाते हो, तो ये एक्यूरेसी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। और आपकी पढ़ाई में भी क्या होना चाहिए, रिवर्सनेस होना चाहिए, थोड़ा सा लचीलापन तो होना चाहिए कि बैठ के पढ़ रहे हो, लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया तो चिल्लाने लगे कि यार हम नहीं पढ़ेंगे, गर्मी लग रही है, समझ रहे हो। और रिवर्सनेस भी होना चाहिए कि अगर तुम पढ़ रहे हो और कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको मना भी करो कि भैया भागो यहाँ से, हम पढ़ रहे हैं। तो हमारी पढ़ाई में भी ये चीजें फॉलो कर लो, सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। एक्यूरेसी एग्जाम में मेंटेन करो, भाई आपकी आइडियल वैल्यू क्या है, करेक्ट आंसर, अपन को इनकरेक्ट नहीं करना, ठीक है। आपको रिपीट करना है, पहला क्वेश्चन सही किया तो दूसरा भी करो, तो वो आपका क्या हो गया, प्रिसीजन हो गया। थोड़ा सा रिवर्सनेस रखो अपने आप में, लचीलापन रखो, रिजिडनेस रखो अपने आप में, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इसमें आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बेटा, यहां से अगला क्वेश्चन, नॉन सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। नॉन सिस्टमैटिक एरर क्या कहलाती है, जिसमें कोई सिस्टम की गलती नहीं है। गलती तो है क्या भाई, आपका सिस्टम की कोई गलती नहीं है, ठीक है। नॉन सिस्टमिक एरर को हम क्या कहते हैं भाई, आज अगर हमारी वेट मशीन खराब है, इंस्ट्रूमेंट खराब है, ये सिस्टमैटिक एरर में कहलाती है, इनको कहते हैं डिटरमिनेट एरर, ठीक है। नॉन सिस्टमिक एरर क्या होता है, ऐसी एरर जो क्या है, अपन जिसको बोलते हैं कि भाई ये जो एरर है किसके भरोसे है, भगवान भरोसे चल रही है भैया, प्रोसेस पता नहीं कब क्या हो जाए, ठीक है। तो आज देखते हैं अपन लोग, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है अचानक से, तो वो एक्सीडेंट जो है उसका कुछ भी नहीं पता किसी को, समझ रहे हो। तो वही एरर जो होती है उसे बोलते हैं नॉन सिस्टमिक एरर, इसको अपन बोलते हैं रैंडम एरर भी बोलते हैं बेटा, इसको एक्सीडेंटल एरर भी बोलते हैं, इसको इनडिटरमिनेट एरर भी बोलते हैं। देखिए, डिटरमिनेट एरर का हमें पता होता है भाई हमारी गलती है, डिटरमिनेट एरर मतलब अपनी मिस्टेक है, या अगर हमने वेइंग मशीन सही नहीं लिया, हमारा इंस्ट्रूमेंट सही नहीं चल रहा है, तो ये हमारी एरर है, ठीक है, डिटरमिनेट एरर में आता है। इनडिटरमिनेट एरर जो होता है ये आपका नॉन सिस्टमिक एरर में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सीडेंटल एरर भी लिखा हुआ है बेटा, हमारा बी भी सही है और सी भी सही है। अब हम आंसर क्या लगाएंगे, मोस्ट करेक्ट किस पे जाओगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। देखो, मेन जो नॉन सिस्टमिक और सिस्टमिक एरर, सिस्टमिक एरर को हम बोलते हैं क्या, डिटरमिनेट एरर, और नॉन सिस्टमिक को बोलते हैं इनडिटरमिनेट, लेकिन एक्सीडेंटल भी तो बोलते हैं। एक्सीडेंटल नेचर होता है उसका बेटा, रैंडम नेचर होता है, लेकिन नाम तो उसका क्या है, इनडिटरमिनेट ही है, तो आंसर तो आपको बी ही लगाना पड़ेगा इसका। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा बेटा, बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिटरमिनेट एरर भाई हमारी गलती, हमने बेइंग सही नहीं किया, हमारा इंस्ट्रूमेंट सही नहीं चल रहा है, जो आपका पर्सनल है वो अच्छे से रीडिंग नहीं लेता है, ये सब चीजें जो आती है किसमें आती है, हमारी इनडिटरमिनेट एरर में आती है, ठीक है, सॉरी डिटरमिनेट एरर में आती है। और जो इनडिटरमिनेट एरर होता है उनको रैंडम एरर, इसमें बेटा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो काम करते हैं भाई, जैसे कहीं अपन बेक कर रहे हैं तो रूम में जो हवा चल रही है उस पर डिपेंड करेगा, और कई बार उसमें इंस्ट्रूमेंट का जो रिस्क फैक्टर होता है कि अचानक से इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अचानक से मेरा लैपटॉप खराब हो गया, तो ये जो चीज आएगी किसमें आएगी, आपके रैंडम एरर में चली जाएगी। अगर मान लो मेरा साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, मुझे पता है कि मेरा साउंड क्लियर नहीं है, ठीक है, तो वो जो डिटरमिनेट है भाई वहां मैं करके चल रहा था सही है, अगर मेरा साउंड पहले सही आ रहा था अचानक से खराब हो गया ना, तो वो रैंडम है। तो देखो, ये डिटरमिनेट एरर का जो काम होता है इसको अपन एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको कंसीडर करके चलना पड़ता है, ठीक है। ये इसमें आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स और हमारा जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका रिस्क चलता है भाई, मान लो वो खराब हो जाए इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो वो चला जाता है, तो वो रैंडम एरर की कैटेगरी में हमारा आ जाता है, उसको अपन एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा। डिटरमिनेट एरर हमारे हाथ में होते हैं, उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम उनको केयरफुली काम करें तो। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट है, which of the following used to prevent the super saturation,
लिमिट टेस्ट जो सल्फेट का होता है बेटा, वहां पे अपन बेरियम क्लोराइड का यूज करते हैं HCl के प्रेजेंस में, बेरियम सल्फेट वहां पे बनता है, इसका हम कंपैरिजन करते हैं लिमिट टेस्ट का अपने सल्फेट में। अब यहाँ पे अल्कोहल दिया जाता है, उनको अल्कोहल पिलाया जाता है जिससे क्या ना हो, सुपर सैचुरेशन ना हो। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, ठीक है। बेरियम सल्फेट तो यहाँ पे क्या होता है भाई, हमारा ये जो ऑपलेसेंस टर्बिडिटी क्रिएट करता है, ठीक है। अल्कोहल सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करता है। सीधा सीधा आंसर क्या होगा अपना, सी आंसर भाई करेक्ट माना जाएगा, इसका सी आंसर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजुअल लिमिट फॉर द हेवी मेटल इन आईपी। हेवी मेटल के लिए कॉमन लिमिट क्या है इंडियन फार्माकोपिया में, अगर हम देखें कोई भी सैंपल है तो उसमें कितने अमाउंट तक हैवी मेटल अपनी अलाउ है, उससे ज्यादा नहीं होना। लिमिट मतलब समझते हो, इतना तो हम तुम्हारी सुन लेंगे, इससे ज्यादा तुमने एक बात की ना तो फिर तुम तैयार रहना पिटने के लिए, ये कराती लिमिट। अपन बोलते ना यार आज तुमने लिमिट क्रॉस कर दी है, अब अति हो चुकी है। तो लिमिट का मतलब एक रेंज दे दी आईपी ने कि कोई भी आपके फार्मास्यूटिकल उसमें 20 ppm से क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा हैवी मेटल नहीं होना चाहिए। तो हमारी आईपी की जो लिमिट है बेटा कितना है, 20 ppm। अपने इंडियन फार्माकोपिया की जो लिमिट है वो कितनी है, 20 ppm हमारी लिमिट है, याद रखना, सीधा सीधा 20 ppm अपनी लिमिट होती है। आपको नेक्स्ट करना है क्लोजनेस ऑफ द टू और मोर मेजरमेंट्स ईच अदर, अपने आप से कंपैरिजन। भाई हम जो मेजर वैल्यू करते हैं उनका आपस का जो कंपैरिजन होता है उसको क्या कहते हैं, हमारे आराध्य से जो कंपैरिजन होता है, आइडियल से जो कंपैरिजन होता है उसको एक्यूरेसी कहते हैं। और जब अपने आप का कंपैरिजन होता है, हमारे मेजर वैल्यू का कंपैरिजन होता है, उनकी क्लोजनेस होती है, तो उसको क्या कहते हैं, अभी बताया था पहले ही क्वेश्चन में, उसको क्या कहते हैं बेटा, प्रेसिजन बोलते हैं। ये रिपीटेबिलिटी रिप्रोड्यूसिबिलिटी को बताता है, एक्यूरेसी करेक्टनेस को बताता है, रियूनिनेस थोड़ा सा अठोरता है भाई हमारे प्रोसेस में, रिवर्सनेस अपना लचीलापन, ये सब चीजें हमारी मेथड में होना चाहिए। अगर एक अच्छी मेथड है तो उसके पास सब कुछ होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, प्रिसीजन होना चाहिए, रिवर्सनेस होना चाहिए, रियूनिनेस आपका होना चाहिए। अगर एक प्रॉपर मेथड आपको चाहिए तो सब कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं भाई, यहाँ पर लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, पर्पल कलर बन जाता है। हमारे आयरन का लिमिट टेस्ट हमने किया, आयरन का लिमिट टेस्ट किया बेटा, उसमें अपन फेरस का रिएक्ट होता है थायोग्लाइकोलिक एसिड से, ठीक है। और वहां पे जो बनता है हमारा वो फेरस आपका ग्लाइकोलेट बनता है। क्या बनता है बेटा, फेरस ग्लाइकोलेट बनेगा। क्या बनेगा बेटा, फेरस ग्लाइकोलेट, ठीक है। तो फेरस ग्लाइकोलेट आंसर रहेगा। देखो क्या लिखा, फेरस सल्फेट तो बनता नहीं है साहब, ग्लाइकोलेट अकेला आंसर होगा नहीं, फेरिक ग्लाइकोलेट बनता नहीं है सर, फेरस ग्लाइकोलेट बनता है। जो आयरन का लिमिट टेस्ट होता है उसमें रिएजेंट पूछते हैं, जैसे क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में कौन है, AgNO3 रहता है मेरा, ये रिएजेंट है, ठीक है। आपसे पूछा प्रेसिपिटेट काहे का बनता है, ये ऑपलेसेंस AgCl का होता है। वहां पे पूछा सल्फेट के लिमिट टेस्ट में कौन रिएक्ट करता है, बेरियम अपना क्लोराइड रिएक्ट करता है, बेरियम सल्फेट का ऑपलेसेंस बनेगा। आपसे पूछा आयरन के लिमिट टेस्ट में रिएजेंट कौन है, थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है, वो फेरस से रिएक्ट करता है। आपसे लेड के लिमिट टेस्ट में पूछा रिएजेंट कौन है, तो डाइथियाजोन होता है लेड के लिमिट टेस्ट में। आपसे पूछा आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में रिएजेंट कौन है, मर्क्यूलोक्लाइड का वेपर होता है, गुडजेट एपरेटस यूज करते हैं। तो लिमिट टेस्ट के यही तो क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं और हमें पता भी होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमें तो क्या करना है, यही बहाना ढूंढना है कि हमारे पास समय कम था, हमने पढ़ाई नहीं की, ठीक है। तो ये लिमिट टेस्ट पे क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, ध्यान रखना चाहिए। ये बना लीजिए फेरस, सबसे पहले हमारा फेरिक आयन होता है, उसका रिडक्शन करता है तो वो भी थायोग्लाइकोलिक एसिड करता है। फेरस आयन अपना बन गया और फिर इसके बाद साइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये फेरस ग्लाइकोलेट बनता है। उसका कलर कैसा दिखता है, पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे अच्छे से। यहाँ पर which of the following indicator used in the titration of the strong acid and weak base। देखो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड भाई आया है और वीक बेस है, तो वीक बेस तो वैसे ही साइड हो गया, बोल रहा यार इसके कारण होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जब भी रहेगा तो मिथाइल ओरेंज और मिथाइल रेड को बुला लो, ये इंडिकेटर का काम करते हैं। ये एसिडिक कंडीशन में रेड और ऑरेंज कलर देंगे, वहां जाके अल्कलाइन में क्या हो जाते हैं भैया, पीले हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं,
ठीक है, ये इनका कलर चेंज होता है। अगर कभी क्वेश्चन में लिखा रहे स्ट्रॉन्ग बेस लिखा रहे तो फिनोप्थलीन को बुला लेना। किसको बुलाना? फिनोप्थलीन को। फिनोप्थलीन जो होता है एसिडिक कंडीशन में कलरलेस होता है, अल्कलाइन कंडीशन में जाके पिंक कलर देता है, मैजेंटा कलर दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है अपन से? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का पूछा है। फिनोप्थलीन, थायरमोल ब्लू और ये सब हट गए, ये आपके नहीं होंगे। सीधा सीधा आंसर क्या होगा? मिथाइल ऑरेंज होगा। आंसर क्या हो जाएगा? मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल जो हमारे एजोडाइड होते हैं वो इस कैटेगरी में ये लोग आते हैं। ये दिख रहा है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, कोई भी चल जाएगा, फिनोक्सिलिन मिथाइल ऑरेंज किसी को भी बुला लाओ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो फिनोक्सिलिन इंडिकेटर करेगा, थायरमोल ब्लू काम करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो हमें मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड को बुलाना है। और वीक एसिड वीक और आपका एसिड है तो उसके लिए वीक बेस और वीक एसिड के लिए हमारा सिंपली क्या रहेगा? मिक्स्ड इंडिकेटर हमको यूज करना पड़ता है। सिंगल इंडिकेटर कोई हमारा इफेक्टिव नहीं होता है, इसमें याद रखेंगे। ये एसिड बेस टाइट्रेशन के क्या है? इंडिकेटर। एसिड बेस टाइट्रेशन में दुनिया तो इसी को लेके कंफ्यूज है कि एसिडिमेट्री क्या होती है, बच्चे पढ़ते रहते हैं एसिडिमेट्री क्या होती है। भाई यहाँ पे एसिड और बेस की लड़ाई होनी है एसिड बेस टाइट्रेशन में। तो एक में जो एसिड है वो स्टैंडर्ड है, बेस का कंसंट्रेशन हम निकालते हैं तो उसको एसिडिमेट्री बोलते हैं। स्टैंडर्ड एसिड होता है उसकी हेल्प से बेस का कंसंट्रेशन निकालते हो तो एसिडिमेट्री है। और एल्कलीमेट्री में एल्कली भैया स्टैंडर्ड हो जाता है और एसिड का कंसंट्रेशन निकालते हो। यही बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं लोग बात कि भाई एसिडिमेट्री में किसका कंसंट्रेशन निकाला जाता है? बेस का निकाला जाता है। हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा होता है? एसिड होता है। टाइट्रेट वो होता है टाइट्रेशन में जिसका कंसंट्रेशन हमें पता होता है। टाइट्रेट वो होता है जिसका कंसंट्रेशन हमको निकालना होता है। किसी ने पूछा एसिडिमेट्री में टाइट्रेट कौन होगा तो आप बोलोगे हमने पढ़ा नहीं है। अरे काहे को पढ़ना है? एसिडिमेट्री में टाइट्रेट एसिड होगा, टाइट्रेट बेस होगा। एल्कलीमेट्री में टाइट्रेट क्या होगा? एल्कली होगा और वहां पे एसिड हमारा टाइट्रेट हो जाएगा। अच्छे से याद रखोगे इस चीज को भाई आप लोग। ठीक है, पूछा जाएगा एग्जाम में ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बफर। बफर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। बफर एक प्रॉपर्टी है जिससे पीएच चेंज को रजिस्ट करता है। भाई पीएच चेंज को क्या करेगा? रजिस्ट करता है। ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। बफर सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है? मान लो कोई एक अपना वीक एसिड, ठीक है, और इसी का सॉल्ट है किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये हो सकता है हमारा बफर। या मान लो बेटा कोई वीक बेस है, वीक बेस है और इसी का सॉल्ट बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो ये भी बफर हो सकता है। बफर क्या होता है भाई? वीक एसिड और उसी वीक एसिड का सॉल्ट किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे मैंने कहा वीक एसिड है एसिडिक एसिड, ठीक है, और इसका स्ट्रॉन्ग एसिड NaOH के साथ क्या बन गया? सोडियम एसिटेट बन गया। ये हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका सॉल्ट और वीक एसिड, ये हमारा बफर है। या वीक बेस मैंने बोला कि चलो भाई वीक बेस अपना अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, और इसी का सॉल्ट अपन ने HCl से बना दिया अमोनियम क्लोराइड, तो ये हो गया हमारा बफर। तो बफर एक्चुअल में क्या होते हैं? हमारे वीक एसिड रहेगा और उस एसिड का सॉल्ट किसके साथ रहेगा? उस एसिड का सॉल्ट रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। या अपोजिट हो सकता है भाई, हमारा वीक बेस हो सकता है उसका एसिड के साथ सॉल्ट रहेगा। यहाँ पे देखिए तो दोनों ये एसिड है बेटा, ये कोई सॉल्ट नहीं है तो गया, ये सही है, ये वीक बेस है उसका सॉल्ट बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ये हमारा सही है। ये सॉल्ट ही लिखा हुआ है बेटा, ये NaOH, ये गलत होगा, ये भी गलत है। अगर यहाँ पे एसिटिक एसिड लिख जाए ना तो सही हो सकता है। सोडियम एसिटेट लिख दो तो ऑप्शन सही हो जाएगा, सीधा सीधा इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन ऑफ द नॉन कंसंट्रेशन, उसको क्या कहते हैं? इस सॉल्यूशन के बारे में आप जानते हो उसको क्या कहते हैं? अगर टाइट्रेशन की लैंग्वेज में बोलो तो उसको टाइट्रेंट बोलते हैं, लेकिन टाइट्रेंट तो ऑप्शन में नहीं दिया। अब क्या करोगे? बफर सॉल्यूशन तो ऐसा सॉल्यूशन होता है जो पीएच चेंज को रजिस्ट करता है, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसका कंसंट्रेशन आपको पता रहेगा, उसको स्टैंडर्ड बोल देते हो। और जो पत्थर की लकीर होता है भैया वो प्राइमरी स्टैंडर्ड कहलाता है। जिसका ड्यूरिंग स्टोरेज उसका स्ट्रेंथ चेंज नहीं होता, वो क्या होता है? प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है? धीरे धीरे इसका जो स्ट्रेंथ रहती है वो चेंज हो जाती है, मॉइस्चर उससे एब्जॉर्ब कर लेगा, ये सब चीजें। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी, दो टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं।
अगर सेकेंड स्टैंडर्ड यूज करना है ना तो उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड से पहले वेरीफाई करते हैं। इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। समझ रहे? तो ये स्टैंडर्ड हो गया। नेक्स्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन का कोई रोल ही नहीं, टेस्ट सॉल्यूशन हमारा सैंपल हो जाता है, तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ हीमेटोनिक? हीमेटोनिक उसको कहते हैं साहब जो हमारी बॉडी में क्या बनाता है? ब्लड बनाता है। ब्लड के लिए आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी12 बहुत काम कर रहे होते हैं, तो हीमेटोनिक उसको बोलते हैं। यहाँ पे पूछा है नॉट अ हीमेटोनिक, नॉट को पढ़ लेना। आयरन होता है हीमेटोनिक भाई। आयरन अपनी आरबीसी के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर ये फेरस फॉर्म में रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फोलिक एसिड है, इसको विटामिन बी9 बोलते हैं भाई अपन लोग। इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है? टेराडीन रिंग होती है, हमारा पैरामाइनोबेंजोइक एसिड होता है और ग्लूटामिक एसिड होता है स्ट्रक्चर में, ठीक है। और विटामिन बी12 को साइनाकोबाल्मिन बोलते हैं, पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जो भैया कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है हमारा। विटामिन बी2 जो होता है राइबोफ्लेविन है। ऐसा डायरेक्ट लॉग तो नहीं है इसका, तो सीधा सीधा आपका आंसर इसमें डी हो जाएगा। इसके बाद है भाई डेफिशिएंसी ऑफ द हीमेटोनिक। क्या हो जाएगा भैया? हीमेटोनिक नहीं खाओगे, आयरन नहीं खाओगे, पालक नहीं खाओगे तो एनीमिया हो जाएगा। और क्या होगा? तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर क्या होगा? एनीमिया। अगर आपने हीमेटोनिक नहीं दिया तो क्या हो गया? एनीमिया हो गया। तो सीधा सीधा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बेटा। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने देखा बिहार फार्मासिस्ट की लगभग 2000 प्लस हमारी पोस्ट आ चुकी हैं, और उसके लिए देखो बिहार फार्मासिस्ट के लिए जो क्लासेस स्टार्ट हो रहा है 25 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, और उस क्लासेस में आपको रैपिड रिवीजन लाइव क्लासेस मिलने वाली है। मतलब आपका कम समय में ज्यादा चीजें कवर करोगे। कुछ बच्चों का रहता है हम पढ़ लेंगे, हम कर लेंगे। आप क्लास ज्वाइन करते हो ना, एक शेड्यूल बन जाता है, आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि नहीं हमको पढ़ना है। तो इसमें आपको लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे पूरे आपके 1000 प्लस, ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सभी टाइप के जो फार्मासिस्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से वो सब चीजें आपको अवेलेबल रहेंगी। तो मौका ना गवाएं भाई, इस बैच को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। इसके बाद है गिवन एन एग्जांपल आपका ऑब्जर्वेबल एंटासिड। ऑब्जर्वेबल देखो एंटासिड जनरली जो हम बोलते हैं ना, एंटासिड का मेन पर्पस है बेटा उसको स्टमक में ही काम करना, उसको एब्सॉर्ब नहीं होना है, यहीं पे एचसीएल को तुमको न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। तो वो हमारे नॉन सिस्टमिक एंटासिड कहलाते हैं, ठीक है। जिनको एब्सॉर्ब नहीं होना है वही काम करना है, लोकली काम करना है, तो वो हमारे नॉन सिस्टमिक एंटासिड होते हैं। लेकिन कुछ हमारे एंटासिड जो एब्सॉर्ब होके ब्लड में जाके काम करते हैं और ब्लड के पीएच को रेगुलेट करते हैं। अगर वहां पे एसिडोसिस है तो उसको सही कर देंगे, 7.4 तक लेके जाएंगे, पीएच को बढ़ा देंगे, तो वो हमारे कहलाते हैं। क्या कहते हैं उनको अपन लोग? उनको बोलते हैं भाई एब्सॉर्बेबल एंटासिड, उन्हें कहते हैं सिस्टमिक एंटासिड। उसमें आता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम साइट्रेट, ये हमारे क्या होते हैं? सिस्टमिक एंटासिड है, एब्सॉर्बेबल एंटासिड है, अच्छे से याद रखना। बाकी जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? हमारे नॉन सिस्टमिक होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नॉन सिस्टमिक, ये नॉन सिस्टमिक, ये नॉन, ये सोडियम बाइकार्बोनेट ये सिस्टमिक होता है। इसको कब देते हैं? जब एसिडोसिस हो जाता है ब्लड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया कैन अकर। एनीमिया कब होता है बेटा? ठीक है, एनीमिया ड्यू टू द लॉस, ब्लड लॉस, ठीक है। अब अगर किसी का ब्लड लॉस हो जाएगा बेटा तो बहुत समस्या है, उसकी डेथ भी हो सकती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होगा, ठीक है, बोन मैरो डिप्रेशन, ऑल द अबव। अब इस क्वेश्चन में देखो सभी केसेस में कहीं ना कहीं ब्लड लॉस चल रहा है, आरबीसी की कमी चल रही है, तो एनीमिया किसी भी केस में हो सकता है। किसी का एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए उसको, ठीक है, उसके आरबीसी निपट जाए, ठीक है, या फिर उसका बोन मैरो डिप्रेशन। बोन मैरो डिप्रेशन ज्यादातर एडवर्स इफेक्ट आपको मिलता है बेटा एंटी कैंसर ड्रग में। और एक हमारा क्लोरामफेनिकोल जो होता है जिसमें ग्रेवेवी सिंड्रोम होता है ना, उसमें भी आपको बोन मैरो डिप्रेशन देखने को मिल जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये अच्छे से याद रखो, इसका आंसर ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैलामाइन क्या है बेटा? कैलामाइन का लोशन आता है बेटा हमारा। कैलामाइन जो होता है जिंक ऑक्साइड रहता है इसमें और आयरन ऑक्साइड रहता है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड इसका मेन रहता है कैलामाइन लोशन का। यहाँ पर देखिए कहीं लिखा हुआ है क्या? जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, जिंक कार्बोनेट नहीं होगा, जिंक सल्फेट भी नहीं होगा,
सीधा सीधा आंसर होगा अपना जिंक ऑक्साइड। और जिंक सल्फेट जो होता है वो जिंक की टैबलेट आती है ना, जो जिंक और ओआरएस दिया जाता है, जिंक और ओआरएस दिया जाता है ना अपने डायरिया में, गवर्नमेंट देती है ना जिंक ओआरएस, तो जिंक सल्फेट की टैबलेट होती है वो 10 mg 20 mg की टैबलेट आती है ओआरएस का। जिंक क्या होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जिंक जो होता है विल्सन डिसीज में भी दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है जिंक के हमारी बॉडी में। तो ये जिंक ऑक्साइड तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव का काम करता है, इसमें आयरन ऑक्साइड थोड़ा सा रहता है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैक्सेटिव। लैक्सेटिव वो ड्रग्स होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं, हमारे कॉन्स्टिपेशन में दिए जाते हैं। ये माइल्ड एक्शन रखते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं। परगेटिव की एक्शन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसमें देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, हमारा सोडियम ट्राइसिलिकेट है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा लैक्सेटिव होगा, तो इसमें सीधा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट क्या होता है, लैक्सेटिव के फॉर्म में अपन यूज कर सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम के सॉल्ट भी रहते हैं। याद रखना एक बहुत अच्छी चीज है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो एंटासिड आता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का आता है, उसको मैग्नीशियम लैक्सेटिव होता है, एल्यूमिनियम कॉन्स्टिपेशन करता है। तो एक दूसरे के इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन में आता है। अगर कोई व्यक्ति एल्यूमिनियम का एंटासिड ज्यादा यूज करेगा ना, तो हो सकता है उसको क्या होने लगे, कॉन्स्टिपेशन हो। और अगर कोई मैग्नीशियम का ज्यादा लेगा तो उसको डायरिया हो सकता है। तो ये दोनों मिला दो तो ना कॉन्स्टिपेशन होगा ना डायरिया होगा, समझ गए। तो ये ध्यान रखेंगे अच्छे से। यहाँ पर बनाना है कौन सा, भाई थायोफिन कौन सा है। अब मैं तो देखो थायोफिन थायोफिन नहीं जानते, अपन जानते हैं कि ये जो सल्फर भाई अगर आ गए ना तो थायो जुड़ जाता है, अगर नाइट्रोजन रहेगा तो ए जो रहेगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सा रहेगा। अब इसको देख लो, थायो लिखा है, सल्फर की रिंग एक ही बनी हुई है बेटा, ये जो रिंग है ये थायोफिन रिंग है। ये जो रिंग है ऑक्सीजन की ये आपकी फ्यूरॉन रिंग है। फ्यूरॉन रिंग किसमें होती है, फ्यूरेसेमाइड में होती है। प्राजोसिन में होता है, जो प्राजोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होता है उसमें फ्यूरॉन रिंग होती है। हमारे फ्यूरेसेमाइड में फ्यूरॉन रिंग होती है। जो रानिटिडीन होता है, रानिटिडीन जिसको अपन बोलते हैं ना एसी लो, रानी जो है भैया उड़ जाती है, रानी क्या कर जाती है, खुर्र हो जाती है। खुर्र मतलब उड़ना। तो याद रखना रानी में क्या है, फ्यूरॉन रिंग है, ठीक है। हमारे प्राजोसिन में सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर फ्यूरॉन रिंग होती है, ठीक है। फ्यूरिसमाइड में फ्यूरॉन रिंग होती है। बाकी बहुत सारी जगह होती है लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ये जो रिंग है, ये नाइट्रोजन रेगुलर लगा हुआ है, इसे कहते हैं पायरिडाइन रिंग बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी पायरिडीन रिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, पायरिडीन रिंग कहलाती है, ठीक है। समझ गए। तो ये रिंग आपको अच्छे से याद रखनी है, रिंग को बिल्कुल आराम से कर सकते। इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, डराने वाला क्वेश्चन था, दमदारी तो था ही नहीं उसमें, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रो लगा है मतलब हाइड्रोजन आपके सैचुरेट हो चुके हैं, हाइड्रोजन आ चुका है। तो ये जो रिंग बनी हुई है ये पायरोलिडीन रिंग बनी हुई है, टेट्राहाइड्रोपायरोल रिंग बनी है। ये जो रिंग बनी है भाई पायरेन रिंग बनी हुई है, ठीक है। और ये जो रिंग बनी हुई है ये हमारी डाइऑक्सिन बनी हुई है। और ये जो रिंग बनी है ये फ्यूरॉन है, लेकिन बॉन्ड नहीं है सर इसमें, तो डाइहाइड्रोफ्यूरॉन रिंग। सीधा सीधा अपना आंसर बेटा इसका डी हो जाएगा, डाइहाइड्रोफ्यूरॉन रिंग। सीधा सीधा आंसर क्या होगा इसका, डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग कंपाउंड इन एडिशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एटम प्रीफिक्स इज कॉल्ड। अगर आपका कार्बन है और ऑक्सीजन है तो कौन सा प्रीफिक्स रहेगा बेटा, बता दीजिए। अगर नाइट्रोजन रहेगा तो भैया एजा रहेगा, सल्फर रहेगा तो ये सेलेनियम रहेगा तो ये, और ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सा रहेगा। मतलब ये भी कोई क्वेश्चन है भाई, आप पूछ रहे हो कि ऑक्सा, ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सा लगा रहता है, सल्फर रहेगा तो थिया लगा रहेगा, सेलेनियम रहेगा तो ये रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा तो एजा रहेगा। मतलब यही तो मिलते हैं कंपाउंड में। ज्यादातर कंपाउंड में क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही तो है, सल्फर है। तो इनको याद करके रखो भैया, मैच डी कॉलम कर लेना। तो एक क्वेश्चन में अगर थिया लिखा है नीचे थिया पकड़ दो, वहां ऑक्सा लिखा है नीचे ऑक्सा पकड़ दो, समझ रहे हो। तो ऐसे ही हो जाते हैं सॉल्व। केमिस्ट्री में क्या होता है, आपका केवल दिमाग का खेल है और कुछ नहीं है। क्लोरोब्रोमाजीन एक एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है, उसमें क्या होता है, क्लोरोब्रोमाजीन में बना लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है बेटा क्लोरोब्रोमाजीन। ये क्लोरोब्रोमाजीन जो होती है ऐसी रिंग रहती है उसमें, देखिए ये है हमारी क्लोरोब्रोमाजीन का स्ट्रक्चर। यहाँ से क्लोरोब्रोमाजीन में नंबरिंग हो जाती है 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 और यहाँ से रहता है CH2 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 और N यहाँ पे C2H5 C2H5। ये हमारी क्लोरोप्रोमाजीन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें कौन सी रिंग होती है? ठीक है, देखो क्लोरोप्रोमाजीन की बात करें अगर हम, ये हमारी एंटी साइकोटिक ड्रग है। टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग होती है, D2 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होती है। इसमें प्रॉब्लम ये है ज्यादा ब्लॉक करती है D2 को, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, और इसमें प्रोलैक्टिन का रिलीज बढ़ सकता है, गायनिकोमेस्टिया इसका एडवर्स इफेक्ट बन जाता है, क्योंकि D2 ब्लॉक होता है डोपामिन प्रोलैक्टिन को कम करके रखता है। डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करोगे, प्रोलैक्टिन बढ़ सकता है, तो इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर इसमें रिंग देखें ना, तो देखो ये अपना फिनो है बेटा, ये थिया है और ये नाइट्रोजन एजीन है। तो देखो लिखा हुआ है फिनोथियाजीन रिंग इसमें प्रेजेंट रहती है। क्या रिंग प्रेजेंट होती है? फिनोथियाजीन। ये सब हमारे टिपिकल एंटीसाइड। ब्यूटाइरोफिनोल में कौन आता है? हेलोप्रिडोल आता है, इसमें हेलिप्रिडोल आता है। थायोजेंसिन जो होता है ये भी है भाई हमारा। और आपका ध्यान रखना है फिनोथियाजीन रिंग इसमें प्रेजेंट होती है। इसी फिनोथियाजीन रिंग कहां कहां प्रेजेंट होती है? फिनोथियाजीन रिंग हमारी प्रोमेथाजीन में भी होती है। प्रोमेथाजीन हमारा एंटी स्टामिनिक ड्रग होता है, इसमें भी फिनोथियाजीन रिंग हमारी प्रेजेंट होती है। तो अच्छे से इसको याद रखेंगे, इसमें क्या होती है? फिनोथियाजीन रिंग हमारी प्रेजेंट होती है। अच्छे से याद रखेंगे, हमारी एंटी साइकोटिक ड्रग जब आती है तो उसके क्लासिफिकेशन में आपको मिलता है फिनोथियाजीन रिंग। तो एक फिनोथियाजीन वो होती है जिसमें एलिफेटिक साइड चेन होती है N10 पोजीशन पे। ये जो मैंने बनाया था आपने ध्यान दिया होगा, ये रहता है अपना, ये सल्फर है, ये नाइट्रोजन है, ये यहाँ पे रहता है, ये N10 पोजीशन कहलाती है। इसके साथ यहाँ पर क्या है, कई बार इसमें एलिफेटिक चेन होती है, प्रोफाइल चेन ये वाली, तो उसमें अपना आता है फिनोथियाजीन आता है। ठीक है, क्लोरो आप जो आपका यहाँ पे क्रोमाजीन क्लोरोप्रोमाजीन ये आ जाते हैं। पाइपरिडीन देखिए यहाँ पे पाइपरिडीन रिंग भी हो सकती है हमारी ये वाली। तो उस केस में जो रहता है हमारा वो थायरोडाजिन यूरोडाजिन आता है, पाइपरिडीन रिंग भी रहती है, फ्लूफेनाजीन और पारफेनाजीन आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर एग्जाम में पूछे कि थायरोडाजिन में कौन सी रिंग है, तो फिनोथियाजीन तो है बेटा, और साथ में उसमें पाइपरिडीन है। अगर उसने पूछा ट्राइफ्लूप्राजीन में कौन सी रिंग है, तो फिनोथियाजीन तो है ही, और N10 पोजीशन पे क्या लगा है? पाइपरिडीन रिंग भी लगा हुआ है, ध्यान रखना। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। इसकी समस्याएं क्या है? ज्यादा D2 ब्लॉक कर देता है तो प्रोलैक्टिन का रिलीज बढ़ जाता है, गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है इनकी टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग की। जो एटिपिकल होते हैं जैसे क्लोजामिन वगैरह, उनके साथ फायदा क्या होता है? वो D2 को कम ब्लॉक करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्यूटायरोफिनोल, हेलोप्रिडोल वगैरह, थायोजेंसिन थायोजेंसिन है। अदर एंडोसाइक्लिक में आपका प्यूमोसाइड आता है, लॉक्सापिन। एटिपिकल अच्छे वाले ड्रग ये क्या होते हैं? सेरोटोनिन पे ज्यादा काम करते हैं। क्लोजापिन है दुनिया की पहली एंटी सुसाइडल मेडिसिन, क्लोजापिन ओलेंजापिन के नाम जरूर याद रखना, ये पूछ सकते हैं। ये हमारे क्या है? एटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग होते हैं। कौन से ड्रग होते हैं? एटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग हमारे, ध्यान रखना है। Which anesthetic is safe for children? चिल्ड्रन के लिए कौन सा एनेस्थेटिक सेफ माना जाता है? चिल्ड्रन के लिए जो सेफ माना जाता है वो कीटामिन। कीटामिन क्या करता है? हमारा डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कॉज करता है। ये कई बार आता है एग्जाम में। ये एनएमडीए रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है कीटामिन, और डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कॉज करता है। कीट है, कीट कभी देखा कीड़ा क्या करता है लोगों को? हम तो ऐसे याद करेंगे, कीड़ा क्या करता है? लोगों को काट देता है। काटना मतलब डिसोसिएशन। याद रखना, कीटामिन क्या कॉज करता है? डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कॉज करता है। हमारा कनेक्शन दुनिया से काट देता है, उसको डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया बोलेंगे। और इसमें जो है वो कीटामिन है। हेलोथेन वगैरह भी हमारे यूज होते रहते हैं। ये हेलोथेन वगैरह में कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरथर्मिया ये कॉज करता है। ठीक है, फेंटेनाइल तो हमारा भाई ओपियाइड एनाल्जेसिक के साथ में दिया जाता है। प्रोपोफॉल ये भी हमारा यूज करते हैं इन आपके इंजेक्टेबल रूट से। ठीक है, कीटामिन, कीटामिन का जैसे स्ट्रक्चर किसी ने कहा कि भाई कीटामिन का नाम कीटामिन क्यों पड़ा, हम बोलेंगे भैया कीटोन और एमीन ही तो है, ये अमीन है और ये कीटोन है, तो उसका नाम पड़ गया कीटामिन। कीटामिन जो एनालॉग होता है हमारा फेनसाइक्लिडीन का होता है, ये सेफ होता है चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार फार्मासिस्ट के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल
आप यहाँ पे 125 आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, 22 आपके सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे इसमें, और साथ में आपको मिलेगा मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। टोटल आपका 160 क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए 160 क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल रहेंगे। तो फायदा ये है ना, इतने सारे क्वेश्चंस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, और जो कम समय है उसमें आप अच्छा रिजल्ट क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। तो इसको भाई आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, कहीं नहीं जाना, कहीं कहीं नहीं जाना, जीडीसी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, कोर्स कंटेंट में आपको ये चीज अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पूछा है केमिकल नेम ऑफ द कैफीन। कैफीन जो होते हैं हमारे, ये जेनथीन के कैटेगरी में आता है। कैफीन के भैया दो भाई और थियोफाइलिन है और थियोब्रोमीन है। ठीक है, थियोफाइलिन जो होता है, इसका थियोफाइलिन आता है, ब्रोंकोडायलेटर के फॉर्म में भी यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो होता है फास्फोडाइस्टर एंजाइम को इनहिबिट करता है, और डायरेक्ट एक्शन भी होता है इसमें भाई कैफीन में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता है। चाय कॉफी पीने से क्या होता है भाई, यूरिन ज्यादा बनता है। ठीक है, तो कैफीन का जो नाम होता है 13137 ट्राइमेथाइल जेनथीन होता है। 13 डाइमेथाइल अपना थियोफिलिन होता है, थियो 37 वाला क्या होता है, थियोब्रोमीन होता है। ये सब आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल इजी था भाई। अगर आपसे कोई पूछे कैफीन का नाम, तो यहाँ पर याद रखना है आपका 137 ट्राइमेथाइल जेनथीन है। जेनथीन जो न्यूक्लियस होता है उसमें यहाँ पे देखो ये पायरीडीन रिंग होती है और इमिडाजोल रिंग होती है। अगर आपसे कोई पूछे थियोफाइलिन का बता दो तो 13 रहता है, और अगर थियोब्रोमीन का पूछा जाता है तो 37 डाइमेथाइल होता है। ये ध्यान रखना है, 37 डाइमेथाइल होता है। तो इसको अच्छे से याद करके रखिए, बहुत इजी है। मैक्सिमम देखो तो फास्फोडाइस्टर एंजाइम इनहिबिटर होते हैं। फाइंड आउट द गिवन स्ट्रक्चर, ये जिसका भी स्ट्रक्चर है आप बता सकते हो, बिना पढ़े बता दो, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे ये फिनाइल लगा है, लगा है फिनाइल, फिनाइल इसमें लगा नहीं है, इसमें लगा नहीं है, इसमें लगा नहीं है। फिनोबार्बिटोल हमारा करेक्ट आंसर। अगर पूरा स्ट्रक्चर भी नहीं पता तो भी बता सकते हो। फिनोबार्बिटोल अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। फिनोबार्बिटोल अपना एकदम करेक्ट आंसर रहेगा कि फिनोबार्बिटोल हमारा एकदम करेक्ट होगा। फिनोबार्बिटोल जो होगा अपना करेक्ट आंसर रहेगा। फिनोबार्बिटोल जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा भाई। फिनोबार्बिटोल में एकदम करेक्ट। ठीक है, तो ये अगर स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आए कभी बेटा तो यूरिया को बना लेना ऐसे ही, और यहाँ से आप उसमें मेलोनिक एसिड वाला ये हो गया। यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूशन जरूरी है। ये अगर आप बायोफ्लुइड्स की बात करते हो ना, यहाँ सब्स्टिट्यूशन जरूरी है, तभी वो एक्टिव होगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए बायोफ्लुइक एसिड में एक्शन होता है तो नहीं होता। जब उसमें 5 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करोगे तभी वो एक्टिव होता है बायोफ्लुइड्स हमारा। बायोफ्लुइड्स में ये देखिए फिनाइल लगा है, फिनाइल लगा, ये फिनोबार्बिटोल का स्ट्रक्चर हो गया। अब कहानी कहाँ आती है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, गाबा एक क्लोराइड चैनल पे काम करता है, जो आयन चैनल सकता है। क्लोराइड कंडक्टेंस को बढ़ाता है, सीएनएस का डिप्रेशन करता है। क्लोराइड कंडक्टेंस को कैसे बढ़ाता है, क्लोराइड चैनल की ड्यूरेशन को बढ़ा देता है, ओपनिंग ड्यूरेशन को। ठीक है, और जो अपना बेंजोडाइजीपीन पढ़ते हैं ना अपन, 1,4 बेंजोडाइजीपीन। ठीक है, ये जो होते हैं बेंजोडाइजीपीन जिसमें आपका डायजीपाम वगैरह आते हैं, ये क्या करते हैं, ओपनिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। वो भी गाबा एक क्लोराइड चैनल पे ही काम करते हैं, बट क्या करते हैं, ओपनिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, गेट को जल्दी जल्दी ओपन किया जाएगा। ठीक है, ये गेट को परमानेंट लॉक लगा देता है। जैसे अपन देखें कई बार बहुत सारे लोग निकलते ना हॉल से, तो अपन गेट का लॉक लगा देते ना, गेट खुला ही रहेगा पूरा। तो ये काम कौन करता है, बायोफ्लुइड्स करता है। बार बार गेट को ओपन क्लोज कौन कराता है, फ्रीक्वेंसी को कौन बढ़ाता है, बेंजोडाइजीपीन बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखोगे, सीएनएस डिप्रेसेंट हमारे ये ड्रग होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से यहाँ पर ये लिखा है मस्केरिन जनरली। ठीक है, मस्केरिन क्या होता है भाई, मस्केरिन जनरली, या ये जो स्ट्रक्चर है किसका दिया गया, ये आपसे पूछ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर किसका है। देखो मस्केरिन जो होता है उसके स्ट्रक्चर में तो बेटा फ्यूरॉन नहीं होती है, ये मस्केरिन का स्ट्रक्चर तो नहीं दिया। ठीक है, ये फ्लोरोकार्बिन का क्यों नहीं दिया, क्योंकि फ्लोरोकार्बिन में क्या होता है बेटा, इमिडाजोल रिंग होता है। ठीक है, इकोथायोपेट जो होता है ये हमारा फॉस्फेट है, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है। जब ऑर्गेनोफॉस्फेट की बॉइलिंग होती है तो कौन सा एंटीडोट दिया जाता है ऑर्गेनोफॉस्फेट की बॉइलिंग में, तो जो एंटीडोट दिया जाता है वो प्रोलिडॉक्सिन को हम
लोग देते हैं जब ऑर्गेनोफॉस्फेट की क्या होती है, पॉइजनिंग होती है, तो वो दिया जाता है आपका भाई, ये पाम का इंजेक्शन दिया जाता है, कोलिनेस्टेज रिएक्टिवेटर होता है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें फॉस्फेट है। क्लियोकार्पिन में इमिडाजोल रिंग रहती है, ठीक है। एरिकोलिन हमारा आंसर सही है, ठीक है। ये हमारे कोलिनर्जिक एल्कलॉइड में एरिकोलिन अपना एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, इसका सीधा सीधा आंसर नहीं होगा। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया है वो किसका बना है, एरिकोलिन का स्ट्रक्चर। देखो मस्करीन का स्ट्रक्चर मैंने कहा था, इसमें फ्यूरॉन रिंग है। हमारे क्लियोकार्पिन में क्या होता है, इमिडाजोल रिंग होता है। क्लियोकार्पिन में कौन सा रिंग है बेटा, इमिडाजोल रिंग है। क्लियोकार्पिन में क्या होता है, इमिडाजोल रिंग आपका प्रेजेंट होता है। रिंग सिस्टम प्रेजेंट इन द फाइसोस्टेमिन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फाइसोस्टेमिन जो होता है हमारा, ये आपका कोलिनेस्टेज एंजाइम इनहिबिटर है, ठीक है। कोलिनेस्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, हमारे एसिटाइल कोलिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है। और इसमें क्वाटरनरी नाइट्रोजन होता नहीं है, ये लिपिड सॉल्युबल होता है। इसी का साथी है नियोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन में होता है क्वाटरनरी नाइट्रोजन, तो वो आपका वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो फाइसोस्टिग्मीन में कौन सी रिंग होती है, ये कोई रिंग नहीं होती बेटा, फाइसोस्टिग्मीन में इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है। फाइसोस्टिग्मीन में क्या होता है, इंडोल रिंग, जैसे अपने रेजरबीन में इंडोल रिंग होती है, एरिकाटाइल क्लोराइड्स में इंडोल रिंग होती है, हमारे इंडोमेथासिन में इंडोल रिंग होती है, तो वैसे ही हमारे इसमें कौन सी रिंग होती है, इंडोल रिंग हमारी प्रेजेंट होती है। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है भाई इसमें, फाइसोस्टिग्मीन में इंडोल रिंग, ये हमारा नेचुरली ऑब्टेन्ड होता है। इसमें कौन सी रिंग होती है, इंडोल रिंग आपकी प्रेजेंट होती है, अच्छे से याद रखेंगे। इसमें कौन सी रिंग होती है भाई, इंडोल रिंग हमारी प्रेजेंट होती है। इसमें रिंग कौन सा सिस्टम है, हमारा इंडोल रिंग सिस्टम इसमें प्रेजेंट है, ध्यान रखना है कौन सा रिंग होता है, इंडोल रिंग सिस्टम भाई इसमें अपना प्रेजेंट होता है, ये बहुत अच्छे से याद रखोगे। इंडोल में रिजरपिन भी आता है, आपने पढ़ा है, ठीक है, रिजरपिन भी है हमारा, तो ध्यान रखेंगे इंडोल में भाई। आगे चल के देखिए ये बना है फाइसोस्टिग्मीन, फाइसोस्टिग्मीन अल्कलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फाइसोस्टिग्मा अमीनोसम, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ये मिथाइल कार्बोमेट ग्रुप होता है, ये कार्बोमेट्स की कैटेगरी में आता है, कोलिनेस्टेज एंजाइम इनहिबिटर होता है रिवर्सिबल, ठीक है। इसमें इंडोल रिंग रहती है, वहां पे एक और हमारी पायरोटीन रिंग भी इसमें प्रेजेंट होती है, ये अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, which following is the hydrophilic organophospate compound, ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ऊपर से हाइड्रोफिलिक पूछ रहा है। जनरली ऑर्गेनोफॉस्फेट हमारे क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, और ये पूछ रहा है हाइड्रोफिलिक, तो इकोथायोपेट जो होता है हाइड्रोप वगैरह में आता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं, ये इरिवर्सिबल कोलिनेस्टेज एंजाइम इनहिबिटर होते हैं। अगर इनकी पॉइजनिंग हो जाती है तो प्रालिडॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है, कोलिनेस्टेज रिएक्टिवेटर होता है, और सिम्प्टोमेटिक कंट्रोल के लिए अपन क्या देते हैं, एट्रोपिन को देंगे। तो ये सीधा सीधा आंसर क्या होगा इसका, इकोथायोपेट आंसर अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए ना तो हमें फार्मेसी पढ़ने की जरूरत है, कुछ नहीं करना, दिमाग लगा लो, बिना फार्मेसी वाला सॉल्व कर देगा। देखिए 1 2 3 तीन नाइट्रेट लगे हैं, तो देखिए अमाइल नाइट्राइल नहीं होगा, इसे ट्राइल नाइट्राइल नहीं होगा, आइसोसल्फाइड, ये सीधा नाइट्रोग्लिसरीन, इसे बोलते हैं ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, एंटी एंजाइनल ड्रग होती है। अगर किसी को एंजाइना का अटैक आ जाता है तो ये हमारे ऑर्गेनिक नाइट्रेट ही देना पड़ते हैं। ये क्या करते हैं, कोरोनरी रीडिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं, कोरोनरी रीडिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए अटैक में सबसे, अटैक अगर किसी को आ गया ना एंजाइना का, तो सबसे बड़ा मेन काम ये है कि मायोकार्डियल रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना, ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको मेंटेन कर देते हैं ऑन स्पॉट, फिर पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है, वहां ट्रीटमेंट हो जाता है। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, ये मीथ हीमोग्लोबिनिया कॉज करती है, ये इसका एडवर्स इफेक्ट होता है। ऑर्गेनिक नाइट्रेट में क्या होता है, और नाइट्रेट टॉलरेंस भी कॉज करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स में देखा जाए तो आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट, ठीक है, ये सबलिंगुअल रूट से शॉर्ट एक्टिंग होता है, नाइट्रोग्लिसरीन हमारा जिसको ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट बोलते हैं, ये शॉर्ट एक्टिव होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे अच्छे से, सबलिंगुअल रूट से देंगे तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विद द टेट्राजोल रिंग, टेट्राजोल रिंग किसमें होता है, देखो क्लोनाडीन जो रिंग है इसमें इमिडाजोलिन रिंग होता है, मैं लिख देता हूं, क्लोनाडीन में क्या होता है, इमिडाजोलिन रिंग होता है, ये तो गया काम से, ठीक है। ये हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर पे काम करके सेंट्रल सिंपैथेटिक टोन को कम करता है। कैप्टोप्रिल जो होता है
इसमें अपनी पायरोल रिंग होती है, ठीक है। पायरोल रिंग होती है, जितने भी प्रिल वाले, देखो प्रिल लिखा है, पायरोल रिंग। वल्सर्टिन इसमें रहती है टेट्राजोल रिंग। कैंडिसर्टिन जो आपके रहते हैं वल्सर्टिन। ये कैप्रोपिल का कभी भी याद रखना, ये अपना एसी इनहिबिटर है बेटा। इसमें एडवर्स इफेक्ट होता है, ड्राई एंड परसिस्टेंट कफ हो जाता है, ठीक है। और जो वल्सर्टिन वगैरह होता है, ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, इसमें कफ की प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कार्बापिनाम में अपनी क्या रहती है, पिनाम रिंग रहती है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आता, सीधा सीधा आंसर क्या होगा अपना, बी आंसर हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एनल ड्रग है डाइहाइड्रोपारिडीन। बेटा अच्छे से सुन लो, 1,4 डाइहाइड्रोपारिडीन, उसमें तो डाइहाइड्रोपारिडीन लिखा है, मतलब 1,4 याद करो। 1,4 डाइहाइड्रोपारिडीन अम्लोडिपिन, निफेडिपिन, निकार्डिपिन, क्लिनिडिपिन, इन सब में रहती है। और ये 1,4 बार बार कहाँ मिलेगा बुक में बेटा, आपको 1,4 बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं हमारे, ठीक है। डायजीपाम, ऑक्साजीपाम, लोराजीपाम, ये भी हमारे 1,4 ग्रुप उसमें रहता है। तो इसमें देखिए आपका 1,4 में ऑल आ जाएंगे, सभी डिपीन वालों में क्या रहता है 1,4। ये हमारे क्या होते हैं, एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। क्या होते हैं सभी, एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। इसमें आपका देव आता है, देव में याद रखना एम्लोडिपिन 1,4 डाइहाइड्रोपारिडीन है हमारा। डिल्टियाजिन जो होता है बेंजोथियाजिपिन डेरिवेटिव, डी से क्या है डिल्टियाजिन, बेंजोथियाजिपिन डेरिवेटिव। और ब्रापमिल हमारा फिनाइल अल्काइल अमीन का डेरिवेटिव होता है। और ये ब्रापमिल क्या है भाई, ये भी अपना एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ही होता है। तो इसको याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। देखिए यही बात की ना अपन ने कि भाई हमारे ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग में कौन आता है, ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट और आइसोसल्फाइड डाइनाइट्रेट, सब लिखो रूप से, ठीक है। बीटा ब्लॉकर है हमारे, एलओएल लगा रहा था। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में यहाँ सीवीएस में एल टाइप होते हैं, एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फिनाइलएलाइलामीन, फिनाइलएल्काइलामीन में ब्रापमिल है, बेंजोथियाजिपिन में डिल्टियाजिन है, डाइहाइड्रोपारिडीन हमेशा लगा के रखो 1,4 डाइहाइड्रो, ठीक है। पोटेशियम चैनल ओपनर में याद रखना निकोरेंडिल वगैरह है। अब देखिए मिथाइल डोपा किसका डेरिवेटिव होता है बताइए, मिथाइल डोपा किसका डेरिवेटिव, मिथाइल डोपा किसका डेरिवेटिव आपको बताना बेटा। देखो बच्चों का क्वेश्चन है बेटा, मिथाइल डोपा जो है ये इस तरीके से रहेगा, ये स्ट्रक्चर जो है मैं बना देता हूं, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर मिथाइल लगा दोगे तो मिथाइल डोपा बनता है। ये किसका डेरिवेटिव आप देख लीजिए, ये जो रिंग होती है ये क्या कहलाती है हमारी, कैटिकॉल रिंग कहलाती है। क्या कहलाएगी, कैटिकॉल रिंग। नेप्थलीन का होगा नहीं, नेप्थॉल का होगा नहीं, ये नेप नेप तीनों में, उसमें है ही नहीं नेप्थलीन। नेप्थलीन क्या होती है भाई, नेप्थलीन ये होती है, कहीं पे दिया ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो अपन को टेंशन ही नहीं रखना, तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा, अपना आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा भाई, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। Which of the following is the potassium sparing diuretics? पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स होता ये है, व्यक्ति अगर लूप डायोटिक्स को यूज करे या थियाजाइड को यूज करे तो सोडियम का एक्सक्रीशन तो बढ़ता है लेकिन साथ में पोटेशियम का भी बढ़ जाता है, तो बॉडी में हो जाती है पोटेशियम की कमी, तो उसको बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। इस हाइपोकैलेमिया को कंपनसेट करने के लिए इन डायोटिक्स के साथ दिया जाता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक, जो क्या करेगा पोटेशियम को सेव करता है, पोटेशियम के एक्सक्रीशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो उसमें जो नाम आते हैं एमिलोराइड आता है हमारा, एमिलोराइड आता है और ट्रायामेट्रिन आता है। इनका कोई अगर मैकेनिज्म पूछे कभी तो बहुत सारे बच्चे क्या आंसर देंगे मैकेनिज्म में, ज्यादातर बच्चे मैकेनिज्म में यही बोलते हैं कि एमिलोराइड और ट्रायामेट्रिन जो है हमारे पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स है, लेकिन ये ब्लॉक करते हैं सोडियम चैनल, रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल को कलेक्टिंग डक्ट में ब्लॉक करके पोटेशियम को बचाते हैं, इसलिए इसका नाम है पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स। लिखा है यहाँ पर एमिलोराइड लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें स्पाइनोलैक्टोन भी है हमारा, दोनों है बेटा पोटेशियम स्पेरिंग, स्पाइनोलैक्टोन एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स एक्ट ऑन सोडियम चैनल, ये लिख लो तो आंसर एमिलोराइड होगा। और एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में कौन आएगा, स्पाइरोलैक्टोन आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये डायोटिक्स का क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। इसमें जैसे आता है हाई इफिकेसी डायोटिक्स, ठीक है। हाई इफिकेसी डायोटिक्स में कौन है भाई अपना लूप डायोटिक्स होता है, उसमें मेन बंदा कौन सा है फ्यूरिसिमाइड होता है, फ्यूरोन रिंग होती है, ठीक है।
मीडियम एफिकेसी में थियाजाइड होता है। थियाजाइड में सबसे मेन पूछता है किस पोजीशन पे सल्फोमाइल, 7 पोजीशन पे। आप बोलोगे सर हम तो भूल जाते हैं, टी को थोड़ा सा ऐसा बना लो, तो 7 पोजीशन पे क्या होता है सल्फोमाइल, ठीक है। वीक वाले डायोटिक्स में कार्बोनिक आइडेंटिमीटर है हमारे, पोटेशियम स्पेरिक डायोटिक्स में एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट स्पाइरोलैक्टोन, उसका एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है कैलिनोलॉन, ठीक है। और ये पोटेशियम स्पेरिक जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं वो ट्राइमेथ्रिन और हेमलोराइड हो जाते हैं, तो ध्यान रखें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक मोइटी प्रेजेंट इन द ट्राइमेथ्रिन, ट्राइमेथ्रिन में कौन सी रहती है, वो कह रहा है तुम मत पढ़ो ऐसे ही बता दो, इंडोल नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये टेराडीन होती है इसमें, देखो ये लिखा है टेरी, टेरी लिखा है, देखो यहाँ टेरी। ट्राइमेथ्रिन में क्या रहती है, टेराडीन रिंग प्रेजेंट होती है, टेरी उसमें लिखा है, टेरी इसमें लिखा है। टेरी टेरी को मिला दो तो मिलेगा एग्जाम में नंबर अपन को, टेरी टेरी को मिला दिया तो एग्जाम में क्या मिल गया तुमको, नंबर मिल गए, तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा हमारा, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर एकदम करेक्ट है। ये टेराडीन रिंग होती है, जो एमिलोराइड होता है ना बेटा, एमिलोराइड में भी एक रिंग होती है, ध्यान रखना, एमिलोराइड में पायराजीन रिंग, पायराजीन समझते हो, ये वाली रिंग केवल उसमें यही रहती है, ठीक है। तो पायराजीन तो इसमें भी है, लेकिन पायराजीन किस फॉर्म में, टेराडीन के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजोथियाडायाजीन डायोटिक्स सब 7 पोजीशन, भाई मैंने आपको बताया कि 7 पोजीशन पे क्या होता है, तो थियाजाइड डायोटिक्स में 7 पोजीशन पे क्या होता है, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सल्फोमाइल ग्रुप होता है किस पोजीशन पे, जो थियाजाइड डायोटिक्स होता है उसमें 7 पोजीशन पे क्या होता है, सल्फोमाइल ग्रुप होता है। ये अपन ने पहले डिस्कस करा दिया मैंने आपको कि भाई अगर एग्जाम में भूल गए, हम तो भैया जब से पढ़ रहे हैं हमने ऐसे याद करा, टी को थोड़ा ऐसा बना दो बस, तो 7 और 7 पे क्या है सल्फोमाइल ग्रुप। किसी ने कहा फ्यूरेसेमाइड में किस पोजीशन पे होता है सल्फोमाइल ग्रुप, तो बेटा डरना नहीं, FC5 है उसमें 5 पोजीशन पे होता है, उसमें फ्यूरोन रिंग होती है। अपने थियाजाइड में 7 पोजीशन पे क्या है थियाजाइड रिंग में, तो डरना नहीं, टी को थोड़ा तिरछा बनाना तो 7 बन जाएगा। 7 पे क्या होता है सल्फोमाइल होता है, तो बिल्कुल आप पे बन जाएगा भाई, आपको सल्फोमाइल ग्रुप 7 पोजीशन पे रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। और इसमें 6 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन पेट्रोल ग्रुप रहता है क्लोरोफॉर्म का। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेनथीन डेरिवेटिव, अब फिर से वही बेटा जेनथीन डेरिवेटिव हम पढ़े थे अपन ने, ठीक है। जेनथीन डेरिवेटिव कौन सा होगा, कैफीन थियोफाइलिन थियोब्रोमीन, ठीक है। क्लोरोथियाजाइड ये तो थियाजाइड डेरिवेटिव है डायोटिक्स में, ये पोटेशियम स्पेरिक डायोटिक्स है पैराजीन, ये ऑस्मोटिक डायोटिक्स है बेटा, अभी पढ़ा था अपन ने कैफीन थियोफाइलिन थियोब्रोमीन, इनमें भी क्या होती है डायोटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा भाई अपना, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ से, ये क्लोरो ग्रुप किस पोजीशन पे होता है क्लोरोथियाजाइड में, अभी बताया 7 पोजीशन पे सल्फोमाइल ग्रुप होता है, दो ही तो क्वेश्चन आते हैं, और क्लोरो ग्रुप होता है 6 पोजीशन पे, क्लोरो ग्रुप कहाँ होता है 6 पोजीशन पर होता है, देखो ए ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया है क्लोरो ग्रुप किस पर होता है 6 पोजीशन पर होता है। क्लोरोथियाजाइड का स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता है, डाई एजोक्साइड, जो हमारा पोटेशियम चैनल ओपनर होता है उसके स्ट्रक्चर, ये आ चुका है एग्जाम में भाई, डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर किसके जैसा दिखता है, तो क्लोरोथियाजाइड के जैसा दिखता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहां से हम अगला बेंजोथियाडाइजीन डायोटिक्स में 7 पोजीशन वेरी इंपॉर्टेंट होती है, ये बता ही चुके भाई सल्फोमाइल ग्रुप होती है 7 पोजीशन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायोग्लिटाजोन इज डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है। अब इसमें भी कुछ नहीं करना, पढ़ाई लिखाई काम नहीं आती, ये हमारी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है, यहाँ अपनी बुद्धि चला लो भैया, ONE और ONE को मिला दो तो आंसर हो। कल को बच्चे बोलते हैं केमिस्ट्री कठिन है, केमिस्ट्री कठिन नहीं है, पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं, आप IQ यूज करो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ठीक है, आप पे बन जाएगा। पढ़ कितने लोग, अगर पेपर में आपने क्या किया अपना दिमाग नहीं चलाया तो परेशान करोगे, तो सीधा सीधा है थायाजोलिन डाइवन होता है, रोसिग्लूटाजोन वायोग्लूटाजोन आती है हमारी, ये आपकी क्या है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होती हैं, इनका मैकेनिज्म क्या होता है, हमारा पेरोक्सिसोन प्रोलिफरेटिंग एक्टिवेटिंग रिसेप्टर गामा को एक्टिवेट करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म कर देती है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे अच्छे से, ये पायोग्लूटाजोन रोसिग्लूटाजोन को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर किसका है, देखिए जब कभी रेगुलर नाइट्रोजन आ जाते हैं ना, तो ये कोई भी आंसर नहीं होगा, सीधा सीधा बिगबानाइड्स, बिगबानाइड्स का स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो ड्रग है वो है अपना मेटफॉर्मिन आता है हमारा,
और फेनफॉर्मिन आता है। फेनफॉर्मिन को बैन कर दिया गया है। क्यों किया गया है बेटा, पूछ सकता है कोई, फेनफॉर्मिन क्यों नहीं आता ड्रग? फेनफॉर्मिन को बैन किया गया है क्योंकि ये लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करता था। मेटफॉर्मिन आज के समय में यूज होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करता है, ये बिगवानाइड्स की कैटेगरी में आता है हमारा, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई मेटफॉर्मिन ज्यादा यूज करता है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। जैसे कि कई बार आता है एग्जाम में कि अगर आइसोनियाजिन को रेगुलरली यूज किया जाए तो विटामिन B6 की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही ध्यान रखेंगे इसको अच्छे से। मेटफॉर्मिन मतलब आता है हमारा बिगवानाइड की कैटेगरी में ये आता है, अच्छे से याद। नेक्स्ट यहाँ पर हिस्टामीन में कौन सा रिंग होता है बेटा? हिस्टामीन में कौन सा रिंग? हिस्टामीन जो बनता है हिस्टाडीन से बनता है, ठीक है। हिस्टाडीन में इमिडाजोल रिंग होता है हमारा, ठीक है। हिस्टामीन में इमिडाजोल रिंग होता है। सिमेटाडीन उसका ब्लॉकर है, इमिडाजोल रिंग होता है, ठीक है। रेनाडिन में फ्यूरोन रिंग होता है, फेमोडाडीन में थियाजोल रिंग होता है। ये सब याद रखेंगे। इसमें आंसर क्या होगा अपना? इमिडाजोल हमारा एकदम करेक्ट आंसर। इमिडाजोल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइबुप्रोफेन किसका डेरिवेटिव है? देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोपेन, तो ये आपका प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे नहीं लिखा है बेटा, तो क्या लगाओगे आंसर? क्या ये लगा दोगे? एंथ्रेलिन नहीं लगा सकते, ये भी नहीं लगा सकते, डोलिन नहीं होती उसमें, ये भी नहीं लगा सकते, पायरोनिन भी नहीं होती। प्रोपियोनिक एसिड तो ऑप्शन में ही दिया, एक्चुअल में होता ये है इस स्ट्रक्चर में, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ये रहता है। यहां से देखो तो एसिटिक एसिड लग रहा है, नहीं लग रहा? यहां से अगर आपने देखा तो क्या लगेगा? एसिटिक एसिड लग जाएगा। यहां से देखोगे तो क्या लगेगा आपका? एसिटिक एसिड। तो इसलिए इसको अपन बोल सकते हैं एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। तो बी आंसर हमारा सही होगा। ये जीपैट 2024 में आया है क्वेश्चन आइबुप्रोफेन का। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है बट ऑप्शन में तो नहीं दिया ना, तो क्या करोगे? ये लिखा ना फिनाइल और ये एसिटिक एसिड, तो फिनाइल एसिटिक एसिड एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव इसको हम बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो सीधा सीधा आंसर अपना इसका बेटा बी आंसर हमारा करेक्ट, ठीक है। बी आंसर अपना करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से हम यहाँ पर इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इंडोल लिखा है, इंडोमेथासिन लिखा है, तो सीधा सीधा आंसर होगा इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा? इंडोमेथासिन अपना सही हो जाएगा। इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में इंडोमेथासिन अपना करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है इसको अच्छे से। नेक्स्ट है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन किसको कहते हैं? मिथाइल सैलिसाइलेट को ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। मिथाइल सैलिसाइलेट को क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कहते हैं, ठीक है। व्हिच ड्रग इज नॉट कम अंडर द एंटीवायरल ड्रग? बताओ अमोक्सिसिलिन बेटा कब से एंटीवायरल हो गया? अमोक्सिसिलिन तो हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, अमाइनो पेनिसिलिन में आता है अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग है भाई अपना। ये जिडोबडिन, लेमिबडिन, एस्टाबडिन, ये सभी हमारी एंटी एचआईवी ड्रग है। क्या है हमारी? एंटी एचआईवी ड्रग है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इनहिबिटर है। सभी एंटी एचआईवी ड्रग है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या है अपने? इनहिबिटर है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम अगला। यहाँ पर लिखा है गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका है? जिसका भी अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो पैरामाइनो बेंजोइक एसिड का तो है, क्योंकि पैरामाइनो बेंजोइक एसिड तो ये होता है बेटा हमारा। तो अब ये है सल्फा डायाजीन, सल्फा डायाजीन, ठीक है। आपका हो गया सल्फा मेथॉक्सोजोल ऑक्सोजोल, ये जो है प्रोंटोसिल डाई होती है बेटा, इस पे एजोरेडक्टेज एंजाइम काम करता, तो पहला सल्फोनामाइड बना हमारा सल्फिनिलामाइड। ये जो स्ट्रक्चर बना है प्रोंटोसिल डाई का बना हुआ है। ये किसका बना है? प्रोंटोसिल डाई का अपना स्ट्रक्चर बना हुआ है। इससे डाई से ही सबसे पहले हमारा सल्फोनामाइड मिला था। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो सल्फिनिलामाइड हमें मिला। सल्फोनामाइड में एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो 4 अमाइनो ग्रुप होता है ये फ्री होना चाहिए, दैट रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म भी 4 अमाइनो पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मैपाक्रिन बिलोंग टू किस क्लास में? इसमें भी कुछ नहीं है बेटा, उसमें एक्रिन लिखा है, यहाँ पे एक्रिन लिखा है, एंटी मलेरियल ड्रग होती है, सीधा सीधा आंसर डी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर नेप्थोक्विनोन में कौन आता है? एटोवाक्विन आता है, ठीक है। डायअमाइनो पाराबोलिक में कौन आता है? पायरिमिथामीन आता है हमारा।
और 8 अमाइनो क्लोरीन में कौन आता है? प्रमापीन आता है। और 4 अमाइनो क्लोरीन में कौन आता है साहब? क्लोरोक्वीन आता है। ये अच्छे से याद कर लेना सब लोग। इसमें 4 अमाइनो क्लोरीन में आपका क्लोरोक्वीन आता है। तो देखिए 4 अमाइनो क्लोरीन में कौन आता है? क्लोरोक्वीन आता है, याद रखना। 8 में कौन आता है? प्रमापीन आता है। एक्रेडीन मेपाक्रीन आता है। बिगवानाइट्स यहाँ पर भी है बेटा, अपन ने वहां पे भी देखा है, उसमें मेटफॉर्मिन था, यहाँ पे आपका प्रोगोनिल है। ठीक है, सिलिकॉन एल्कोहॉइड में क्विनीन आता है, डायमाइनो पार्बोनिल में पायरामिथामीन आता है, नेप्टोक्विनोन में एटोक्विन आता है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है बेटा पायराजिनामाइड में पूछ रहा है, ये पायराजिनामाइड में भी पायराजीन रिंग, ये पायराजीन रिंग है, यहाँ पे CONH2 होता है, यहाँ से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, ये पायराजीन रिंग इसमें प्रेजेंट रहती है, ये स्ट्रक्चर हो जाता है। बताइए क्या होगा आंसर? भाई पायराजिनामाइड को पूछ रहा है आपको, तो पायराजिनामाइड हमारी क्या होती है? एंटी टीबी ड्रग है। फर्स्ट लाइन, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो इसका अगर आपसे मैकेनिज्म पूछा गया है तो आपको बता देना भाई मैकेनिज्म में क्या दिक्कत है, सीधा सीधा मैकेनिज्म बोल दोगे। अब आपको पूछा है पायराजीन बंद होगा, एक 2 कार्बोक्सामाइड हमारा आंसर सही होगा। आइसोनियाजिड भी इंपॉर्टेंट ड्रग है बेटा, एंटी टीबी ड्रग होता है, उसमें पायराजीन रिंग, ठीक है, पायराजिनामाइड को याद रखना। अब आता है एटावाक्विन, किस क्लास में आता है? अब भी बेटा अपन ने देखा था नेप्टोक्विनोन क्लास में आता है, ये देखा। बिगवानाइड में कौन आता है? प्रोग्वानिल आता है। डायमाइन में पार्बोनिल कैटेगरी है, सिलिकॉन एल्कोहॉइड में क्विनीन आता है, तो ये ध्यान रखिए अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी, नैरो मतलब कम लोगों को मारने वाला। भैया सीटी तो बहुत चला था, सीटी क्लोरामफेनिकोल टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिफिक्सिन भी भाई नहीं आता, चलो ये इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रम में आ रहा है। तो ये पेनिसिलिन जी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा था, बेंजाइल पेनिसिलिन, ये केवल ग्राम पॉजिटिव पे काम करता है। किस पे काम करता है? केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे, तो इसलिए ये नैरो स्पेक्ट्रम में आएगा। सीधा सीधा आंसर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब आता है बेटा विच टाइप ऑफ रिंग प्रेजेंट इन द पेनिसिलिन, पेनिसिलिन में कौन सी रिंग होती है? देखो वैसे पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग होती है, लेकिन बीटा लैक्टम रिंग के साथ कौन सी रिंग फ्यूज होती है? बीटा लैक्टम रिंग के साथ कौन सी रिंग फ्यूज होती है? तो थायाजोलिडी रिंग हमारी फ्यूज होती है। ये बीटा लैक्टम, ये थायाजोलिडी। अगर यही सेफेलोस्पोरिन में पूछा जाए तो बीटा लैक्टम रिंग के साथ आपकी डाइहाइड्रोथियाजीन रिंग फ्यूज होती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अच्छे से पूछ सकते हैं एग्जाम में। पेनिसिलिन जो है पहला एंटीबायोटिक था, पेनिसिलिन जी, उसमें ये बीटा लैक्टम रिंग और ये हमारी थायोरिडाजीन रिंग, थायोरिडाजीन रिंग इसमें प्रेजेंट रहती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ से। नेचुरली अकरिंग टेट्रासाइक्लिन, नेचुरल टेट्रासाइक्लिन कौन सा है? भाई नेचुरल टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन ही है, क्लोरो टेट्रासाइक्लिन नेचुरल होते हैं, डॉक्सीमिनो हमारे क्या होते हैं? ये आपके सेल्फ डॉक्सीसाइक्लिन में याद रखना, ये किडनी सेक्स की नहीं होता, इसमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम कम है। एक्सपायरी डेट का टेट्रासाइक्लिन यूज करने से कौन सा सिंड्रोम कॉज होता है? ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, कौन सा होता है? रिवर्सिबल फैनकोनी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल फैनकोनी सिंड्रोम होता है, ध्यान रखना है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का बेटा, कौन सा स्ट्रक्चर सिस्प्लेटिन का है? सिस्प्लेटिन तो ठीक है, सिस को पकड़ दो बस, सिस और ट्रांस को, जब एक साइड चीजें होंगी तो सिस्प्लेटिन कहलाता है। ये हमारा प्लेटिनम कंपाउंड होता है, एंटी कैंसर ड्रग होता है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? अल्काइलिक एजेंट के जैसे काम करता है। इसमें एडवर्स इफेक्ट में ध्यान रखना कि टीनिटिस, भाई मंदिर में घंटियों की जैसी आवाज आना, इसमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, तो ये याद रखिए। ये बेटा 50 क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए, आप लोग इसी पैटर्न में क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करें। भाई आपने क्लास अटेंड किया, ठीक है, और अच्छे से अटेंड करते रहे, आगे भी और भी सीरीज जो मिलती रहेंगी उनको प्रॉपर्ली अटेंड करें। ओके भाई, सभी के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से स्टडी करते रहे। जो 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बस क्या करना है, जो नाम रखा है ना कि अपने आप पे क्या रखो, भरोसा रखो, और जब भरोसा रखोगे तो क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व होगा। ओके।